तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ के एपिसोड नंबर 2 यानी क्लास नंबर 2। इससे पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के एपिसोड नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बहुत से ऑब्जेक्टिव्स, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब एंड माय नेम इज़ अनंत सक्सेना। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के आगे के टॉपिक। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंस क्यों होते हैं, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। सीधी सी बात है, हमने कल पढ़ा था कि अगर आप बिज़नेस में प्रॉफिट चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस को अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हैं, तो एक अच्छे मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपका बिज़नेस ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आगे सर्वाइव करेगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जो भी ग्रुप का यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी आपके बिज़नेस का गोल है, उसको अचीव करने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आप मैनेजमेंट बना रहे हैं या बिज़नेस में कोई मैनेजमेंट बन रहा है, वो क्या है, सिंपल सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो। जब दोनों ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ग्रो करता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, उसे प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट क्या होगा, जब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव चाहता है कि उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़े। अब सैलरी तो तभी बढ़ेगी ना जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो इसकी सैलरी बढ़ेगी, ये सैलरी बढ़ेगी तो अच्छा काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज़्यादा मेहनत करेगा। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन। कॉमन डायरेक्शन मतलब ऐसा नहीं है 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 के गोल अलग अलग हैं, सबके सिंपल से एक ही गोल होने चाहिए। ठीक है। सेकेंड है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब हमने पीछे बहुत डिटेल में पढ़ा था, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट की हेल्प से हम अपने काम को और बेहतर, कम समय में, कम पैसों में, कम रिसोर्सेज में कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ा, आपकी कॉस्ट कम हुई, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो ये सब कब पॉसिबल है, जब आप इफ़िशेंसी के साथ अपने मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए आपको अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग, अच्छी स्टाफिंग, अच्छी डायरेक्टिंग और अच्छी कंट्रोलिंग, इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मतलब चेंजेस, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस। आज के टाइम में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। तो क्या है इसमें लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनामिक एनवायरनमेंट, टू मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरनमेंट चेंजेस। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल मार्केट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में यानी इंटरनल चेंजेस भी करने पड़ेंगे। आप चाह रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट हो, लेकिन आप अपने बिज़नेस को चेंज नहीं करना चाह रहे मार्केट के हिसाब से, तो कैसे सर्वाइव कर लोगे। इमेजिन करो, अगर आप भी आज भी आप अपने कीपैड्स वाले फ़ोन को बना रहे हो, तो क्या आपके फ़ोन्स बिकेंगे? या आज भी आप ब्लैक एंड वाइट टीवी को बना रहे हो, क्या आपके टीवी बिकेंगे? नहीं ना। तो मार्केट में जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से आपको अपने बिज़नेस को क्या करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी आप अपने बिज़नेस में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया पर्सनल ऑब्जेक्टिव कब अचीव होगा, जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो वो अपने पैसे को क्या कर सकता है, लोगों के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कौन से लोग, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, काम करते हैं, जिनकी सैलरी में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ लिखा हुआ है, एन इफेक्टिव मैनेजर इज़ द ओन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉय। मालिक और एम्प्लॉय दोनों के लिए क्या होता है, तभी पॉसिबल है जब मैनेजर्स लीड टू द पीपल इन सच मैनर दैट अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, इंडिविजुअल गोल, एम्प्लॉय इज ऑल्सो अचीव। तो मैनेजमेंट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कमिटमेंट टूवर्ड्स ग्रुप सक्सेस। जब ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लोगों को भी अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे, अगर एक अच्छा बिजनेस में अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो an organization have multiple objective to serve the purpose of different group of society such as employee, customer, community etc. जैसे कोई बिजनेस है, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में दे रहा है, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मतलब वुमेंस के लिए उन्होंने कोटा अलग से लगा दिया, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने बिजनेस को
क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। तो सोसाइटी के हिसाब से अगर वो अपने बिजनेस को सेटअप करेगा तो उसको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट, चाहे वो प्रॉफिट के टर्म्स में हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के टर्म्स में हो, चाहे वो ग्रोथ के टर्म्स में हो, हर टर्म्स में उसे कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव उसके फेवर में देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट समझ में आ गए। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर किस तरह का होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के 3 नेचर होते हैं। मैनेजमेंट या तो साइंस होता है, या आर्ट होता है, या साइंस होता है, या प्रोफेशन होता है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, आर्ट होता है, साइंस होता है, या प्रोफेशन होता है। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं क्या होता है मैनेजमेंट। इससे पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैनेजमेंट एंड इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के हिसाब से मैनेजमेंट की डेफिनेशन बदली, चीज़ें चेंज हुई, और क्या हुआ, और मार्केट में चेंजेस हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से हमें हमारे मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करें तो मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। साइंस हम सबको पता है क्या होता है। साइंस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है, साइंस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट में साइंस कैसे इंप्लीमेंट करता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी। तो साइंस होता है, उसमें सब चीज़ें सिस्टम से चलती हैं, ठीक है, और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज मतलब सब कुछ फ्रेम है एक सही तरीके से। फ्रेम का मतलब क्या है, सब कुछ एक सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग फैक्ट एंड फिगर्स। साइंस कंप्राइजेज एग्जैक्ट प्रिंसिपल विच कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसके क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से जो मार्केट मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं, कौन कौन से मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताया है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या जिस तरह से साइंस में हमें सिस्टम से चलना पड़ता है, क्या उस तरह से मैनेजमेंट में भी हमें सिस्टम से चलना पड़ता है, नहीं चलना पड़ता है। तो ये कह रहा है जैसे साइंस सिस्टम से चलता है वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या होता है, मैनेजमेंट भी सिस्टम से चलता है। जैसे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसको हम डिटेल में पढ़ें। इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल। जैसे साइंस में ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक बॉडी मटेरियल है, यहाँ पे सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं और सिस्टम से चल रही हैं। इज़ अवेलेबल इन यूज टू एक्वायर नॉलेज ऑफ साइंस। अगर आप साइंस की नॉलेज को लेना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है जिस तरह से साइंस में हमें ऑर्गेनाइज और सिस्टम से चलना पड़ता है, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी हमें सिस्टम और ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सो दिस फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये क्या है, ये आपके मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। क्योंकि जिस तरह से हमें साइंस में सिस्टम से चलना है, जिस तरह से हमें सिस्टमैटिक से चलना है साइंस में, उसी तरह से हमें मैनेजमेंट में भी इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड है साइंस आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंस में तो आपने क्या किया, एक लैब के अंदर बैठ के एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। क्या आप बिज़नेस खोलेंगे, क्या आप चाहेंगे चलो एक काम करते हैं 5 लाख रुपए का बिज़नेस है, 50 लाख रुपए का बिज़नेस खोल के देखते हैं, चलेगा चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास तो नहीं होता ना। तो उसको डिटेल में समझें। ये कह रहे हैं आपसे कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। आप बिजनेस में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन साइंस में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बट सीन्स मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, ये कह रहा है जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन से डील करता है, और जो ह्यूमन का नेचर होता है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। आपने मशीन को एक कमांड दे दी तो मशीन उस कमांड के हिसाब से चलती रहेगी, लेकिन आपने जो ह्यूमन को कमांड दी है, क्या वो हमेशा वैसे ही चलेंगे, नहीं ना। तो इसीलिए बोला गया है कि जो साइंस का ये वाला फीचर है, कौन सा वाला, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दिस फीचर इज पार्शली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा प्रेजेंट है और थोड़ा सा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। पहला वाला पूरी तरह से प्रेजेंट है, देखो लिखा हुआ है, पहला वाला पूरी तरह से प्रेजेंट है और सेकंड वाला पार्शली प्रेजेंट है। मतलब आप बिजनेस में एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन साइंस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ह्यूमन से डील करते हैं और यहाँ पे हम साइंस में हम मशीनों से डील करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, वाटर का फॉर्मूला H2O है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है।
क्या ऐसा है कि इंडिया में वाटर को हम H2O बोलते हैं, यूएस में कुछ और बोलते हैं, चाइना हर जगह सेम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्या मैनेजमेंट जो आप भारत में लगा रहे हैं वही मैनेजमेंट यूएस में लगेगा, वही मैनेजमेंट चाइना में लगेगा? नहीं, मैनेजमेंट हर जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन इन वैलिडिटी, दैट मीन्स गिव सेम रिजल्ट इन ऑल सिचुएशन। वाटर के साथ आप कुछ एसिड मिला रहे हैं तो उसका हमेशा आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट जो होता है वो साइंस से बहुत ज़्यादा अलग है और वो यूनिवर्सल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया H2 का फॉर्मूला सब जगह सेम है, लेकिन मैनेजमेंट सब जगह अलग अलग लगता है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये वाला जो फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल प्रेजेंट है, दूसरा पार्शली प्रेजेंट है और तीसरा बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? तो कंक्लूजन निकल के आया ऑन comprising the feature of science with management, we find that one feature of science is present in management where two are not present। दो present नहीं है, एक पूरी तरह से present है। तो हम कहेंगे so management cannot be considered pure और exact science। तो आपका जो management है वो पूरी तरह से और exact science नहीं है, but we call it inexact science और social science। लेकिन हम इसको social science या inexact science में डील कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। अब मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट आर्ट का मतलब हम सबको पता है, जो हम लोग चीज़ों को सही तरीके से अच्छे तरीके से बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आर्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसका मतलब क्या है? इन एवरी आर्ट देर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ एन आर्ट। फॉर एग्जाम्पल वेरियस बुक और डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक। आर्ट का मतलब यहाँ ड्राइंग वाली आर्ट नहीं है। आर्ट का मतलब है कोई ऐसी स्किल जो आपके पास हो जिससे आप कुछ प्रैक्टिकली चीज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आर्ट को समझने के लिए आपके पास बहुत सारे सिस्टमैटिक बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट को भी याद करने के लिए आपके पास बहुत सारी बुक हैं, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो IT हो, कुछ भी हो। तो जिस तरह से थियोरेटिकल नॉलेज साइंस में आर्ट्स में लेनी ज़रूरी है, उसी तरह से थियोरेटिकल नॉलेज आपको मैनेजमेंट में भी लेनी ज़रूरी है। तो ये वाला फीचर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ। अगर आपने सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपको गिटार बजाने की आपने क्लास लिख ली, उसके सारे वोकल्स आपने कॉपी में लिख लिए, क्या कॉपी में लिखने के बाद सफिशेंट है कि आप बहुत अच्छे से गिटार बजा लें? नहीं ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपने सा रे गा मा पा धा नी सा याद कर लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है आपने ये याद कर लिया तो बहुत अच्छे सिंगर बन गए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो यहाँ ये लिखा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन की बात करें तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ। जैसे आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है। तो एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल टू अप्लाई दैट नॉलेज। फॉर एग्जांपल ऑल म्यूजिशियन सम लर्न सेम राग। सभी लोगों ने राग मतलब सारे गा मा पा सेम लर्न किए। क्या हर कोई अरिजीत सिंह बन गया? नहीं ना। तो इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरी बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन हाउ दे use the principle under different situation by applying personal skills। so this feature of art is also present in management। अब और इसको डिटेल में मैं आपको समझाऊं तो ये वाला भी प्रेजेंट है। जैसे मैंने क्लास में सभी बच्चों को 20 बच्चे बैठे थे या 200 बच्चे बैठे थे, मैंने क्लास में सबको एक जैसा समझाया, क्या सब लोग सेम रिजल्ट नहीं आए? सबके 100 आ गए? हो सकता है कुछ के 90 आए, कुछ के 80 आए, कुछ के 70 आए, कुछ फेल भी हो गए। तो ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल स्किल कितना ज़्यादा है उस चीज़ को समझने के लिए। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन जिस तरह से आर्ट में प्रेजेंट है, उसी तरह से पर्सनलाइज एप्लीकेशन किस में प्रेजेंट है? मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। मतलब हर कोई MBA करके आया है, लेकिन एक हर कोई अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता है, वो उसके पर्सनल एप्लीकेशंस पर डिपेंडेंट है। समझ में आई बात? सेकेंड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली बात है, जितनी ज़्यादा आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप उसमें क्रिएटिव होगे, उतना ज़्यादा ही आपको क्या मिलेगा? उसमें परफेक्शन मिलेगा। सो ये वाला फीचर भी आर्ट का प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार इसको डिटेल में। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस। जिस तरह से एक आर्टिस्ट को रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, ऐसे ही मैनेजर को भी एक रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपने देखा है जब भी हम किसी को मैनेजर को या किसी को अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं, जॉब पे रखते हैं, तो उससे कहते हैं आपका एक्सपीरियंस कितना है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा
उतना ज़्यादा वो परफेक्ट होगा। इसका मतलब उतना ज़्यादा वो उसने प्रैक्टिस करी होगी और वो उतना ज़्यादा अपने काम में क्या होगा, क्रिएटिव होगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। अगर उन्होंने बहुत समय तक चीज़ें नहीं करी होंगी तो वो अपना परफेक्शन लूज़ कर चुका होगा। आर्ट रिक्वायर क्रिएटिव प्रैक्टिस। Artist must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. Same way with the experienced manager also improve their managerial skill and efficiency. A good manager works through a combination of practice, creative, imagination, initiative और innovation. तो यही भी वाला प्रिंसिपल भी आपका क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो ये वाला फीचर प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है और ये वाला प्रेजेंट है। तीनों फीचर्स इसके आर्ट्स के प्रेजेंट है। ठीक है, साइंस में हमारे कितने प्रेजेंट थे? साइंस में एक प्रेजेंट था, एक इनएग्जैक्ट था और एक पूरी तरह नहीं था। तो यहाँ पे बात आती है जो मैनेजमेंट है वो साइंस और आर्ट बोथ है। साइंस के 2 फीचर प्रेजेंट है और आर्ट्स के 3 फीचर प्रेजेंट है। तो अगर आपसे कभी पूछे मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट और प्रोफेशन, तो आप बताएंगे मैनेजमेंट इज बोथ साइंस और आर्ट, क्योंकि इसके 2 फीचर उसके 3 फीचर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज़ अ डिफाइंड एज स्पेशलाइज नॉलेज। प्रोफेशन का मतलब एक स्पेशलाइज नॉलेज और स्पेशल ट्रेनिंग आपको मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसको डिटेल में समझे तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला बोला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करें, इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प द प्रोफेशनल टू गेन स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। इन केस मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी। ये बिल्कुल वही वाला पॉइंट है जो साइंस और आर्ट का है कि हमें जिस तरह से मैनेजमेंट में, जिस तरह से साइंस में, जिस तरह से आर्ट में सिस्टम से चलना पड़ता है, उसी तरह से हमें प्रोफेशन में भी क्या करना पड़ता है, सिस्टम से चलना पड़ता है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो ये वाला फीचर आपका साइंस में भी प्रेजेंट है, ये वाला आर्ट में भी प्रेजेंट है और ये वाला प्रोफेशन में भी प्रेजेंट है। कौन सा? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हमने पहले बात करी थी। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब यहाँ से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द एंट्री ऑफ अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा बात बताऊँ, डॉक्टर बनने के लिए या तो आपको पीएचडी करनी है, या वैसे वाले डॉक्टर बनने हैं तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, है ना, तो आप लॉयर बनेंगे। समझ में आ रही है बात? बट अभी के टाइम में मैनेजर कोई भी बन सकता है, आपको एमबीए की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यही लिखा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यहाँ पे तो एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन है, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी तभी आप अपने नाम के आगे, लेकिन बिना एमबीए करा बंदा भी मैनेजर बन सकता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस अ डॉक्टर ओनली व्हेन he having a MBBS degree, whereas there is no legal restriction appointed of manager. Anyone can become a manager irrespective of their education qualification, but now many companies prefer appointed manager only with MBA degree. तो अभी तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन मैनेजर बनने के लिए MBA की डिग्री अभी मान्यता नहीं है। आप बिना MBA के भी क्या कर सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। बट वेरी सून, बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा कि केवल वही लोग MBA मैनेजर बन सकता है जो MBA करा हुआ होगा। तो क्या ये वाला फीचर प्रेजेंट हुआ? सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। जब ये पूरी तरह से प्रेजेंट हो जाएगा, इसका मतलब जो MBA करा हुआ होगा वही इंसान क्या करेगा, मैनेजर बन सकता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे फॉर ऑल द प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशन आर एस्टैब्लिश एंड एवरी प्रोफेशन हैज़ अ गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद हिज एसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल AIMA इन न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कोलकाता, बट लीगली नॉट प्रेजेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैव टू गेट रजिस्टर्ड देमसेल्फ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना ज़रूरी है, लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना ज़रूरी है। तो इन दोनों को, अगर आपको इन दोनों को प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो डॉक्टर है, तो अपने एसोसिएशन में रजिस्टर कराना ज़रूरी है। बट अभी कोई भी मैनेजर बन सकता है, उसको MBA करना भी ज़रूरी नहीं है। और AIMA जैसे डॉक्टर्स का दे रखा है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉक्टर्स को क्या बताया है, डॉक्टर्स को बताया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, और लॉयर का बताया बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन हमारे मैनेजमेंट में भी एक चीज़ है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन अभी मैनेजर बनने के लिए इसमें आपका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। तो प्रेजेंटली ये वाला फीचर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वेरी सून ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। वो मैनेजर कोई बन सकता है जिसने MBA कर रखा हो और MBA करने के बाद अपने आप को AIMA में क्या करा रखा हो, रजिस्टर्ड करा रखा हो।
अभी तो कोई भी मैनेजर बन सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में मैनेजर वही बनेगा जिसने ये सब चीज़ें क्या करा रखी हों, रजिस्टर्ड करा रखी हों। समझ में आ गई बात? तो इसमें भी यही बात लिखी है, प्रेजेंटली दिस इज़ नॉट प्रेजेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विथ स्टैट्यूटरी वार्निंग। जो ये करेगा वही मैनेजर बन सकता है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड्स क्या होते हैं? फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज अ सेट ऑफ एथिकल कोड फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन and are binding of all the profession that profession. In case of management, there is growing emphasis on ethical behavior of manager. All India Management Association had devised a code of conduct of Indian manager, but legally it is not compulsory for all the managers to get registered with AIMA. जैसे मैंने आपको बताया, फिर से मैं बता देता हूँ, डॉक्टर है, उसको प्रैक्टिस करने से पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कराना है और MBBS करना ज़रूरी है। ठीक है, वकील है, ठीक है, लॉयर है, तो उसको क्या करना है, उसको अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना है और उसके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन एक मैनेजर बनने के लिए अभी ना तो आपको AIMA में रजिस्टर्ड कराना है और ना ही आपको MBA करना कंपलसरी है। तो ये तो चीज़ें एथिकल कोड हैं, ये तो करना ही करना है, लेकिन अभी ये कंपलसरी नहीं है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग है जो मैनेजर के लिए अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो सकती हैं। सो प्रेजेंटली दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है? द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज़ टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन। जैसे डॉक्टर का काम है क्लाइंट को अपने क्योर करना, वकील का काम है अपने क्लाइंट्स को सेव करना। ठीक है, वेयर इज द बेसिक पर्पज ऑफ मैनेजर टू अचीव मैनेजमेंट गोल। इसी तरह से एक मैनेजर का काम क्या है? एक मैनेजर का काम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने गोल्स को क्या करना, अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक, बट नाउ वट इज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी सोल गोल ऑफ एंटरप्राइजेस। पहले के टाइम में क्या था? पहले के टाइम में लोगों का गोल था, मैनेजर का गोल था कि हमें बस प्रॉफिट कमाना है कैसे भी करके। लेकिन आज के टाइम में प्रॉफिट के साथ साथ आपको सोशल वेलफेयर भी करना पड़ेगा। समझ में आई बात? फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नाउअडेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी सोल गोल ऑफ द एंटरप्राइजेस टू सर्वाइव इन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ नाउ। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने बिजनेस को सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हो, बट उसके साथ सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आप केवल प्रॉफिट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में प्रॉफिट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? सोशल वेलफेयर भी करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है आपका जो साइंस के थे, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का जो एक पूरी तरह से प्रेजेंट था, एक कम प्रेजेंट था और एक बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था। और अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट के तीनों पॉइंट्स प्रेजेंट थे। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन का एक प्रेजेंट था, अभी बाकी 4 प्रेजेंट नहीं हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? तो आपके हिसाब से मैनेजमेंट साइंस होना चाहिए, मैनेजमेंट आर्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट प्रोफेशन होना चाहिए। तो मैनेजमेंट का जो सबसे पहला साइंस वाला प्रेजेंट है उसका नाम है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये प्रेजेंट है। सेकंड है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी पार्शली प्रेजेंटेड है। और थर्ड वाला यूनिवर्सल वैलिडिटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। आर्ट के तीनों प्रेजेंट है, कौन कौन से? थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और प्रोफेशन के पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंटर, बाकी के कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे मैनेजमेंट इज इन साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, तो आप बताएंगे मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड मैनेजमेंट इज आर्ट बोथ। बट प्रोफेशन के पाथ पे, रास्ते पे भी चल रहा है, धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, आपका पूरी तरह से प्रोफेशन भी हो जाएगा। तो आई होप आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया। यही है मैनेजमेंट के नेचर, मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट आर्ट, मैनेजमेंट प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, जो अभी पाथ पे चल रहा है। तो ये इसके कीवर्ड्स हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी होगी। जाते जाते आप मुझे आंसर दीजिए। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट ऑल द बिजनेसमैन प्रेफर देयर चिल्ड्रन टू डू MBA and then join business. This is related to science, art, profession और both और science। इसका आंसर आप मुझे जाते जाते दे के जाइए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे आप कमेंट करके बताएं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं इस क्लास की लास्ट क्लास में, इस चैप्टर की लास्ट क्लास में, वीडियो नंबर 3, जिसमें हम इस चैप्टर को करेंगे वाइंड अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।